हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि आप डेली करंट अफेयर की क्लासेस मेरे चैनल पर आसानी से प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के भारत दौरे गोट इंडिया टूर 2025 के पहले चरण में कोलकाता में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा यानी 7 फीट 70 फुट या लगभग 21 मीटर की तैयार की गई है। यह 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा साउथ डमडुम के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन में स्थापित की गई है, जिसमें मेसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़ते दिख रहे हैं। इस प्रतिमा को अब तक दुनिया की सबसे बड़ी मेसी प्रतिमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य को कोपरा जलाशय रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो जिस राज्य का है ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। ये जलाशय है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह बिलासपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जलाशय है जिसमें 12 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली है। इसका महत्व क्या है? यह जलाशय स्थानीय लोगों के लिए पेयजल, सिंचाई और कृषि के साथ साथ पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पक्षी और पारिस्थितिकी स्थिति क्या है इसकी? यहाँ कई प्रवासी पक्षी और विविध जलीय जीवन पाया जाता है जो परिस्थिति दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और समझदारीपूर्ण उपयोग के लिए बनाई गई है। इसका स्थापना वर्ष 1971 है। यह रामसर शहर यानी ईरान में हुआ है। भारत इसमें शामिल कब हुआ है? तो 1 फरवरी 1982 में इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में MGNREGA का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर पूर्ण बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है। इसको मनरेगा भी कहते हैं। तो ये फोटो है। इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारत सरकार ने MGNREGA का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को अब इस नए नाम से मंजूरी दी है। इसका पुराना नाम क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका नया नाम क्या है? पूर्ण बापू ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाक्राइम OS AI का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इन दोनों की मीटिंग हुई है अभी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब महाक्राइम OS AI नाम से एक नया AI संचालित क्राइम साइबर क्राइम जांच प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसमें महाराष्ट्र पुलिस की सहायता के लिए विकसित किया गया है, खासकर डिजिटल साइबर अपराधों के जांच को तेज और प्रभावी बनाने के लिए। महाक्राइम OS क्या है? यह एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे पुलिस अधिकारी जांच कार्यों में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी शिकायतों का इसमें विश्लेषण कर सकते हैं, केस डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, अन्वेषण के लिए सुझाव देते हैं, मल्टी भाषा जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में जानकारी निकाल सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट एजूर और AI तकनीक पर आधारित है और जांच प्रक्रिया को बहुत तेज बनाता है। इसकी शुरुआत और रोल आउट क्या है? इसका पायलट यानी पहला प्रयोग नागपुर के कुछ पुलिस स्थानों में किया जा रहा है। अब राज्य के लगभग 1100 पुलिस थानों में इस सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है ताकि हर जगह इसका उपयोग किया जा सके। क्यों महत्वपूर्ण है? महाराष्ट्र अब AI सहायिका जांच लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिससे साइबर और डिजिटल अपराधों के मामले में जांच और निष्पादन क्षमता बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये इसका फोटो है जहाँ पर ये हुआ है। विज्ञानिका 2025 विज्ञान साहित्य महोत्सव एक प्रमुख विज्ञान और साहित्य का उत्सव था, जिसे 8-9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञानिका का लक्ष्य विज्ञान और साहित्य संवाद को जोड़ना है, ताकि विज्ञान को जनता के बीच सरल, रोचक और सृजनात्मक तरीके से समझाया जा सके। इसमें वैज्ञानिक संवाद, लेखन, कविता और रचनात्मक प्रस्तुतियां जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्य विषय और कार्यक्रम क्या है? विज्ञान और साहित्य के बीच संवाद, विज्ञान को साहित्य, भाषा व रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। विज्ञान कविता सम्मेलन, वैज्ञानिक विशेषताओं पर कविताएं और प्रस्तुत की गई हैं। सत्र क्या है? विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, विज्ञान को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में समझाना। विज्ञान संचार पर चर्चा, विज्ञान संवाद, भारतीय भाषा और संस्कृति के माध्यम से इसमें जागरूकता भी पैदा करना है। हाल ही में BMW ने किसको अपना CEO नियुक्त किया है? तो मिलान नेडेलजोकोविच को। ये व्यक्ति है जिन्हें BMW का CEO नियुक्त किया गया है। BMW ने मिलान नेडेलजोकोविच को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। वे ओलिवर जिस्पे का मालिकाना पद संभालेंगे। उनकी नियुक्ति 14 मई 2026 को प्रभावी होगी, जब ओलिवर जिप्से बोर्ड के प्रबंधन अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। काम और चुनौतियां, मिलान नेडेलजोकोविच BMW के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में के नए न्यू क्लास प्लेटफॉर्म और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विशेषकर चीन और टेस्ला से निपटने के रणनीतिक कंपनी का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका सोफी किनसेला का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 55 वर्ष की उम्र में हो गया है। ये व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका सोफी किनसेला का निधन हो गया, 10 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। ये 55 वर्ष की थी। सोफी किनसेला, जिनका असली नाम मेडेलिन सोफी विकहम था, दुनिया भर में अपनी लोकप्रिय सोफेलो की उपन्यासों के लिए जानी जाती थी, जिनमें से कई बेस्टसेलर और फिल्म कॉन्फेशन ऑफ सोफेलो की का आधार बने। उनके परिवार ने बताया है कि ग्लायोब्लास्टियोमा नामक एक गंभीर और आक्रामक मस्तिष्क कैंसर था, जिसका उन्हें 2022 में निदान हुआ था। इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से अप्रैल 2024 में बताया था। सोफी किनसेला ने 30 से प्लस अधिक पुस्तकें लिखी, जिसकी लाखों प्रतिमाएं दुनिया भर में बिक चुकी हैं और कई भाषाओं में अनुवाद किया है। इनकी कहानी रोम कॉम शैली में हास्य, भावनात्मक गहराई और जीवन के अनुभव को खूबसूरती से पिरोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस बैंक ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है। बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड द बैंकर मैगजीन द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में दिया गया है। इनमें से कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 यह भारत में होने वाला पहला बड़ा खो खो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने भारत को इसकी मेजबानी की मंजूरी दी है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया और अमेरिका के देश शामिल होंगे। मेजबानी का स्थान जो है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजन स्थल को अंतिम रूप दे रहा है और अहमदाबाद को इसके लिए एक संभावित स्थान माना जा रहा है, क्योंकि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी यही होगी। महत्व क्या है इसका? यह चैंपियनशिप खो खो को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने और भारतीय पारंपरिक खेलों की विरासत को मजबूत करने के लिए मदद करेगा। 2030 राष्ट्रमंडल खेल, भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की भी मेजबानी करेगा, जिसकी आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है और अहमदाबाद को मुख्य मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ पिशारोटी को चुना गया है।
वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशोरोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह प्रेस क्लब के लगभग 67-68 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब कोई महिला इस शीर्ष पद पर आई है। मुख्य तथ्य क्या है? उन्होंने 13 दिसंबर 2025 को हुए चुनाव में 1019 वोट प्राप्त किए और विजयी रही। उनकी टीम ने सभी ऑफिस वेयर्स और मैनेजिंग कमेटी की सीटें भी जीती हैं। पिसारोटी पहली महिला होने के साथ साथ पहली उत्तर पूर्व पत्रकार भी हैं जो इस पद पर आई हैं। यह जीत भारतीय पत्रकारिता में महिलाओं के नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केन्या में किया गया है। इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया है। यह सभा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय नैरोबी में आयोजित हुआ है। इसकी स्थापना 2012 में हुई है और पहली सभा 2014 में हुई है। UNEA पर्यावरण से जुड़ा विश्व का सर्वोच्च निर्णय निर्माता मंच है। इसमें 193 सदस्य देश हैं। इनमें से किसने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइजा डिल्लो ने स्वर्ण पदक जीता है। राइजा डिल्लो ने महिला और जूनियर महिला स्कीट इवेंट में डबल गोल्ड जीता है। आयोजन स्थल कहाँ है? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में इसके इवेंट हो रहे हैं। इसमें रिकॉर्ड भागीदारी 16,000 से अधिक निशानेबाजों ने इसमें भाग लिया है। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी शूटिंग इवेंट में से एक है जो एक नए सीजन की शुरुआत का संकेत दे रही है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर ने महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता है। कई राज्यों और युवा शूटरों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें दिल्ली की पहली महिला टीम ने कुल 19 मेडल हासिल किए हैं। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो हांगकांग को हराकर जीता है। भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन स्थल जो है वो चेन्नई है। मुख्य रूप से SDAT स्टेडियम या एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 10 से 14 दिसंबर 2025 तक है। भारत ने प्रारंभिक दौर में स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील जैसी टीमों को हराया है। भारत की टीम में प्रमुख खिलाड़ी जोशन चिनप्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह, बेलवन सेंथिल कुमार ये सब शामिल थे। इसमें लगभग 12 राष्ट्रों ने भाग लिया है, जिसमें भारत, मिस्र, मलेशिया, जापान, हांगकांग, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, स्विट्जरलैंड आदि शामिल थे। हाल ही में AI वाइब्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा है। भारत को 2025 के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेसी इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग 2024 के डेटा के आधार पर जारी की गई है, जिसमें भारत ने अपनी AI क्षमता, शोध, प्रतिभा, अवसंरचना और अन्य प्रमुख पहलुओं के कारण महत्वपूर्ण उन्नति की है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, चीन दूसरे स्थान पर रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स AI के विभिन्न 7 स्तंभों जैसे R&D, टैलेंट, नीति, अवसंरचना आदि के आधार पर देशों को रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना को बजट के कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 2027 की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। यह बजट जनगणना 2027 के लिए स्वीकृत कुल आवंटन है, जिसमें देश की अब तक की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत जनगणना के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें डेटा मोबाइल ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम के रूप में एकत्रित किया गया है। इस खर्च में हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन एनुमरेशन सहित इसी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से संचालित करने का समग्र व्यय शामिल है। जनगणना 2027 2 चरणों में हुई है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एवं हाउस जनगणना है। इसकी समय 2026 है। क्या क्या एकत्रित हुआ है? घर का प्रकार, पेयजल, शौचालय, बिजली, गैस, संपत्ति और आवास। और दूसरा चरण है जनसंख्या जनगणना। समय है इसका 2027। क्या क्या एकत्र हुआ इसमें? व्यक्ति की आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक आर्थिक विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2025 में
खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? तो 0.71% हो गई है। साल से काम कर रहे और इन्होंने कई कंपनियों के कई अंतर्राष्ट्रीय संचालन नेतृत्व भूमिका का अनुभव किया है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता मूल रूप से सीपीआई पर कीमतों की वृद्धि दर सालाना 0.71% रही, जो भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% से 6% रेंज से नीचे है। खाद्य मुद्रास्फीति क्या है? -3.91% दर, यानी खाद्य पदार्थों की कीमतें औसतन गिरावट में रही। दालें आदि के प्रभाव से है सब ये। ग्रामीण मुद्रास्फीति जो रही है 0.10% रही है। शहरी मुद्रास्फीति जो रही है 1.40% रही है। ईंधन और प्रकाश मुद्रास्फीति 2.32%। ईंधन संबंधित वस्तुओं में कीमतों का बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यही हमारी क्लास समाप्त होती है। तो थैंक यू, आप सबका शुक्रिया हमारी क्लास को देखने के लिए। अब मैं हर क्लास में लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करे करूँगा, तो आप जो है उस चीज़ को ज़रूर देखे करें और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।